बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल उस वक्त आया कि जब ऑडियो लीक्स का मामला सामने आया। पहले वीडियो लीक्स हुआ करती थी, फिर ऑडियो कॉल लीक्स होना शुरू हुई और अब एक कमरे में, बंद कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू को जो उसकी लीक सामने आना शुरू हुई हैं, ये होशरुबा इंकशाफात सामने आना शुरू हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान है कि जहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठी गुफ्तगू हो रही है, वो चार अशख़ास अगर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो गुफ्तगू मंजर आम पे किस तरीके से आई, वो गुफ्तगू को टैप किसने किया, रिकॉर्ड किसने किया, वो शख्स कौन है, इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशानात हैं। और अभी तकरीबन 6 GB के करीब या 8 GB के करीब डेटा है जो हैकर के मुताबिक उसके पास मौजूद हैं। 100 से ज़ायद वीडियोज़ हैं, घंटों पर मुहित वो ऑडियोज़ मौजूद हैं जो उसके पास हैं और वो पैसे मांग रहा है। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, आने वाले दिनों के अंदर इसी ऑडियो लीक्स को लेके पाकिस्तानी सियासत के अंदर मजीद भौचाल क्या आएगा। हालिया जो नई डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दिया है और वो लंदन में मीटिंग के दौरान पेश किया गया और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से नए वज़ीर ख़जाना के लिए जो नामज़द किया गया है नाम, वो इसहाक डार साहब का किया गया है। इसहाक डार साहब के हवाले से राना अजीम साहब ने प्रोग्राम में क्या कहा था, कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 2 अफराद के हवाले से मैं आपको बता दूं, मुफ्ता साहब और शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसहाक डार साहब। राना साहब, आपने इसहाक डार साहब के हवाले से तो बताया कि वो आएंगे तो किन के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, 3 ऑडियो मंजर आम पे आई, मुख्तलिफ गुफ्तगू हैं। एक तरफ वफाकी वज़रा बैठे बातचीत कर रहे हैं वज़ीर आज़म से, दूसरी गुफ्तगू में वो मरीम नवाज़ साहिबा से बातचीत कर रहे हैं, तीसरी गुफ्तगू वो एक ऑफिसर से कर रहे हैं। ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, इससे पाकिस्तानी सियासत के अंदर कितना कोहराम बरपा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, अभी 7 ऑडियोस लीक्स जो हैं अभी और आनी है। मैंने कहा था कि ये दिन बड़े मज़ेदार दिन होंगे सियासत के और इन दिनों में सियासत के अंदर बड़ा तूफ़ान आएगा। इन दिनों में सियासत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बेनकाब होंगी कि वो तमाम लोग, यानी वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थीं, कर रही हैं, आगे भी करेंगी, उनके साथ जो जो उनके सहूलतकार होंगे वो आने वाले दिनों में बिल्कुल कई ऑडियो लीक्स में बेनकाब हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये तीनों जिसका आपने 3 ऑडियो लीक्स का जिक्र किया है, इन तीनों ऑडियो लीक्स में सारा कुछ जो है इमरान खान की फेवर में जा रहा है। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश, इमरान खान जो बात कहता है, इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान जिस चीज़ पर चला हुआ है, वो तो साबित खुद कर दिया इन्होंने। क्या मुस्लिम लीग नून में से किसी एक ने इन 3 ऑडियो लीक्स की तरदीद की? ऐसा की किसी ने तरदीद? नहीं, तरदीद नहीं की। उनका ये कहना है कि इससे ये बात साबित हो गई कि हमने कोई गलत इकदाम नहीं उठाया, लेकिन इसके खिलाफ तहकीकात ज़रूर होंगी कि किसने ये रिकॉर्ड की। मुझे एक बात बताएं, अरशद मलिक की किसने रिकॉर्ड की थी? अरशद मलिक की वीडियो ऑडियो किसने रिकॉर्ड की थी? बहुत से और लोगों की वीडियो ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है? भाई, जब घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब आप जो बीजेंगे वही बोएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे ना। ये ऐसे ही होगा ना। आप क्या होता था, ये पूरी ज़िंदगी इनकी तरफ से ऑडियोज़ आती थी, इनकी तरफ से वीडियोज़ आती थी, इनकी तरफ से सब कुछ। तो ये सोचे ना, घर के अंदर चोर कौन है? और पंजाबी में कहते हैं ना कि मुंजी थले डांग फेरो। भाई देखे ना कौन है, किसने ये सब कुछ किया है, इनके अंदर कौन ऐसा शख्स मौजूद है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिससे, मतलब ये तो आईबी का काम है ना। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ये नहीं कर सकी, अगर नहीं ढूंढ सकी, अगर उसी के अंदर कोई है, अगर उसके अंदर नहीं है, अगर कबीना के अंदर कोई बंदे हैं, अगर इनके मुलाजमीन में से कोई हैं, तो फिर इनको ढूंढना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें बहुत सी जल्द सामने चले। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको खबर दे देता हूँ बड़ी। 3 ऑडियोस जल्द आ रही हैं, जिसमें एक में है कि तोशाहाना रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू है और जो इतनी फेवर कर जाएगी कप्तान को कि आप सोच नहीं सकते।
दूसरी में जो है कप्तान और कप्तान के साथियों की गिरफ्तारी किस तरीके से करनी है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किस तरह करने हैं, किस अफसर को क्या जिम्मेदारी देनी है। एक ये है। एक ऑडियो ये है कि जनाब आने वाले दिनों में किस तरीके से हमने किससे बात करके क्या करना है, और उसमें यह भी जिक्र है कि कप्तान के कौन कौन से लोगों को किस किस तरीके से तोड़ना है। और सुनने में तो ये भी आया है कि उसमें यह भी जिक्र है कि चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी साहब क्या गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद जो लोग उनके हैं वो किस तरीके से टूटेंगे, फिर टूटने के बाद जरदारी साहब आगे क्या करेंगे। ये सारी चीजें हैं। और ये हालिया ये अभी की बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये तो माजी की हैं, यानी आज से 3-4 माह पहले की हैं। भाई ये 3-4 माह पहले, ये 1.5-2 माह पहले की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5-2 माह भी नहीं, 1-1.5 माह पहले की ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही। आप देखिएगा तो सही, ज़रा देखते तो जाएं यासर साहब, आप देखते चलें होता क्या है। ये बड़ा कुछ होने वाला है। इस सियासत के अंदर इतना गंद पड़ने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि आपके तसव्वुर से भी बाहर हो जाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये क्या होने वाला है। अब आप चलते हैं ज़रा, ये तो ऑडियो मैंने आपको बता दिया, ये ऑडियोज़ आ रही हैं। अब इनकी तहकीकात हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर किसी ने हैक की है उसको पकड़ना भी इनकी ज़िम्मेदारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। पहले वो डिवाइस किसी ने रिकॉर्डर लगाया होगा ना, तो हैक की होगी ना। मैंने अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म हाउस है, वो जवेद चने वाले की दुकान तो नहीं है, वो खान बाबे का होटल तो नहीं है, वो KFC या मैकडोनल्ड तो नहीं है, वो MM आलम रोड या कराची के समुंदर के ऊपर कोई बनी हुई शॉप तो नहीं है, वो पेशावर के कोई टिक्का शॉप तो नहीं है, वो पिंडी का कोई बाजार तो नहीं है। भाई वज़ीर आज़म हाउस है जिसके अंदर जाने वाली गाड़ी चेक होती है, जो पार्लियामेंट हाउस है, यानी हर वो जगह जो अहम तरीन है वहां पर ये किस तरह लग गई एडवाइस, किसने एडवाइस लगा दी, किसकी वहां तक रसाई थी। आपको पता है, मुझे पता है रसाई किसकी होती है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, घर के अंदर ढूंढे घर के बाहर नहीं, ये सारी चीज़ें करें। अब चलते हैं, बात करते हैं ज़रा, इससे ज़रा आगे चलते हैं। मैंने तो आपको बता दें ये सारा कुछ हो रहा है। हम ये अब रोज़ाना ये खबर मिला करेगी, बड़ा मज़ा आया करेगा। रोज़ाना खबर मिलेगी, खबर तो चाहिए ना हमें, अब खबर मिलेगी। अब तो परेशानी की बातें और भी बहुत सी हैं। मुझे तो हैरानगी ये हो रही है यासर, आपको पता है 4 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मुफ्ती इस्माइल साहब को साथ बिठाया था जी, और बता के उन्होंने कहा था मुफ्ती इस्माइल साहब किसी सूरत में तब्दील नहीं हो रही, यही कहा था। ये रिकॉर्ड कैसे है ना, ये रिकॉर्ड से बाहर भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ कौन है? वफाकी वज़ीर, मियाँ साहब के करीब तरीन। अब हुआ क्या है कि आज मुफ्ती इस्माइल साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। वैसे कुर्बानी का बकरा तो बेचारा वो उसी दिन बन गया था जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। शायद इतनी बर्बादी मुस्लिम लीग की किसी ने नहीं की जितनी उसने कर दी, और इतनी गालियाँ किसी को नहीं पड़ी जितनी उस बेचारे को भर गई। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही, अच्छा अंदर से ही पार गई, बाहर से पार गई। हर शख्स को, वो जब टीवी पे आता था लोग टीवी बंद करना शुरू कर दिया था लोगों ने। वो जब टीवी पे आते थे लोग डर जाते थे, लोग जी कोई चीज़ महंगी करने लगे। मतलब ये होता था पंजाबी में गालियाँ क्या नहीं होता था। अब हुआ क्या, अब बेचारे को कुर्बान कर दिया गया, उससे सारे काम करके कुर्बान कर दिया गया। अब लाया गया है इसहाक डार साहब को, और इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती कि आपकी मुल्क के अहम तरीन वजारतों के फैसले कहाँ हो रहे हैं? लंदन में। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है? क्या भारत अपने फैसले भारत से बाहर करता है? क्या सऊदी अरब अपने फैसले सऊदी अरब से बाहर करता है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अपने फैसले बाहर करते हैं? क्या लंदन के लोग अपने फैसले हुक्मरान बाहर करते हैं? क्या अमेरिका के हुक्मरान अपने फैसले बाहर करते हैं? क्या इसराइल जैसा मुल्क जो है उसके लोग भी अपने फैसले बाहर करते हैं? ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, और खबरें क्या चलती है, पहला राउंड खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया, दूसरे में ये हो गया, फिर हो गया जनाब इस्तीफा भी आ गया। भाई वजीर खजाना पाकिस्तान का, वजीर खजाना पाकिस्तान का यहाँ पे ऐलान करे, यहाँ पे हलफ उठाए, यहाँ की कबीना में बैठे, यहाँ पे जाके वो सारा कुछ करे, इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं? लंदन में। ऐसा कैसा हो सकता है भाई? क्या ऐसा मुमकिन है? ये पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ है, ये पाकिस्तान की सियासत के मुंह पे थप्पड़ है, ये पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के, खासकर PDM के अंदर बैठे उन लोगों के जो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ है कि जवाब दो कि वजीर खजाना तुम्हारा इस्तीफा लंदन में, वजीर खजाना पाकिस्तान का फैसला लंदन में। ये क्या बात हुई? मैंने तो कहा था कि ये जनाब 2 बंदों के लिए खतरनाक है, एक को जिसका नाम लिया उसके लिए तो वो खतरनाक हो गया। अब क्या होगा जी? इसहाक डार साहब आएंगे,
इसहाक डार साहब पाकिस्तान आते ही फौरी तौर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, फौरी तौर पर पाकिस्तान आते ही जनाब पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद जनाब डॉलर जो है उसकी कीमत को नीचे लाया जाएगा। डॉलर पे जुआ हो रहा है, जुआ। ये प्लानिंग के तहत डॉलर ऊपर गया है। याद है हमने एक प्रोग्राम में कहा था जब 219 रुपये पे आ गया तो हमने कहा क्या होगा, नीचे जाएगा? मैंने कहा नहीं, दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा। यार ये तो बड़े लोगों के काम है, ये इसी तरह होगा। फिर कहेंगे लो जी मुफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क किया था, ये इसहाक डार साहब आ गए हैं, ये अब बेहतरीन कर देंगे, ये कौम का दर्द रखते हैं, इनको कौम का पता है कि क्या मसाइल है, इनको आम आदमी के मसले का पता है, ये पाकिस्तान को दुरुस्त करेंगे। और जिस तरह ये इन्होंने कुछ चीज़ें सस्ती कर दी हैं, अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मामला सारे दुरुस्त हो जाएंगे। यानी ये एक गेम बनाई जा रही है यासर साहब, ये एक ट्रेल बनाई जा रही है। फिर मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए फिर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, फिर उनको भी कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। फिर वो आके मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आके कहेंगे जनाब मैं, जिस तरह मेरा भी एक शख्स आया इसहाक डार जिस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, आखिरकार वो पाकिस्तान आया, उसने अदालतों का सामना किया और आते ही उसने देखे अवाम की नफ्स पे हाथ रखा और चीज़ें सस्ती करनी शुरू कर दी। भाई ऑलरेडी पेट्रोल सस्ता हो चुका है, ऑलरेडी डॉलर की कीमत नीचे जानी चाहिए हर सूरत में, लेकिन मसनूई तौर पर ऊपर जा रही है और मसनूई तौर पर नीचे आएगी। और उसके बाद ये दो चार चीज़ें और करने के बाद ये कहेंगे जनाब देखें हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अब मियाँ साहब आएंगे तो आवाम की मौजें हो जाएंगी, अब मियाँ साहब आएंगे तो रोटी भी 5 रुपए की मिलेगी, अब मियाँ साहब आएंगे तो जनाब हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। नहीं होनी, नहीं होनी। अवाम को धोखा देना है, अवाम के साथ फ्रॉड करना है, अपनी सियासत को चमकाना है, अपनी सियासत को सीधा करना है। फिर उसके बाद इलेक्शन के मतलब ये सोचेंगे, फिर उसके मतलब ये इलेक्शन जाएंगे, फिर निगरान सेटअप की तरफ भी जाएंगे, फिर निगरान सेटअप में दोबारा महंगाई होगी तो फिर ये कहेंगे सड़कों पे आके देख लें हमने महंगाई खत्म करनी शुरू की थी, ये इमरान खान ने शोर डाला, हमने कहा चलो इलेक्शन करा लें। अब इलेक्शन की तरफ गए, निगरान सेटअप आया, महंगाई होगी। हम रहते हमें अगर 3 माह और मिल जाते तो हमने कौम की तकदीर बदल देनी थी, मार देने थे गरीब सारे, खत्म कर देनी थी इंडस्ट्री, खत्म कर देना था सारा कुछ, इतनी महंगी बिजली कर देनी थी कि आप बिजली को तरसते। जब जिस तरह गरीब अब ईद कुर्बान पर गोश्त खाता है ना, फिर बिजली का भाई यही हाल होना था कि यार सारा दिन में रात जब नींद आएगी उस वक्त थोड़ी देर के लिए पंखा चला लें, एसी तो ख्वाब बन जाना ना, एसी तो ख्वाब बन जाना। तो ये हाल होना था यासर। ये सारी क्या डार साहब की वापसी के बाद मजीद वजारतों में भी तब्दीलियां देखें? जी 4 से 5 वजारतों में तब्दीलियाँ हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, इसहाक डार साहब सिर्फ वज़ीर ख़जाना नहीं, समझ लें वो वज़ीर आज़म भी हैं, समझ लें उनके पास सबसे ताकतवर पोजीशन होगी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि बाकी मामला तय है, वो जेल भी नहीं जाएगा, अगर जेल जाएगा फौरी वापस आ जाएगा, उसके सारे मामला तय है, तभी तो आप उसको वजीर बना रहे हैं। ये सवाल कौन पूछेगा, इसका जवाब कौन देगा? अगर बोले तो तौहीन अदालत है, ना बोले तो गुनाह है कि अगर आप कुछ ऐसा होता देखें और जबान आपकी खामोश ले तो फिर क्या यह गुनाह को जुमरे में नहीं आता? क्या फिर आप जालिम का साथ नहीं देंगे? क्या फ्रॉड करने वाले का साथ नहीं देंगे? फिर यासर मेरा तो यकीन करें आप इस सियासत पे बात करने को दिल नहीं चाहता। किस पे बात करें, क्या बात करें? आप मुझे बता देना, क्या अदालत से रिलीफ मिल जाता, अदालत से ये बरी हो जाते, फिर आप उनको वजीर आज़म बनाते, वजीर खजाना बनाते, उसको स्पीकर बनाते, उनको चेयरमैन बनाते, उनको सब कुछ बनाते। अभी है नहीं तो आपने उसको नामजद भी कर दिया, और नामजद कौन कर रहा है? जो खुद अदालतों को मतलूब है। और मीटिंग कहाँ हो रही है? वहीं पे हो रही है जहां पर सारे लोग बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए था? चलिए यह सब आप बता देना, ऐसा होना चाहिए था? अगर हमें क्या सबक मिल रहा है, इस कौम को क्या सबक मिल रहा है? हमने एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी का फैसला है वो पाकिस्तान में बैठे हुए चंद अफराद नहीं कर सकते, हम पे वो इम्पोज किया जाएगा, वो चाहे यहाँ से बाहर बैठे हुए लोगों से इम्पोज किया जाए या किसी और कर ही नहीं सकते। अमेरिका तो बहुत ताकतवर है ना, छोड़ दें उसे। और भाई आपके मुल्क का फैसला आपके मुल्क में नहीं हो रहा। जरदारी साहब किधर गए आप? फजल रहमान साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब, एवल वली खान साहब, कहाँ हैं आप? कहाँ है आपकी जमहूरियत? कहाँ है आपका आइन? कहाँ है आपके असूल? कहाँ है आपकी बाकी चीजें? इमरान खान को पहले आपने कहा जनाब इमरान खान को लेकर आए हैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट, अब तो नहीं।
अब मुझे बताएं कि बरतानिया में फैसलों पे कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान की वजारतों के फैसले वहां होंगे? अगर ऐसा ही है तो फिर छोड़ दे, पाकिस्तान का नाम जो है ना इसे तब्दील कर दें यार। इसको फिर किसी मुल्क का सीमी छोटा मुल्क, छोटी रियासत करार दे दें और कह दें वहां से होने वाले फैसले यहां पे होंगे, वहां पे बैठे शख्स फैसले करेगा। कल किसी कोई और लीडर यहां से मफरूर होगा, वो पाकिस्तान से बाहर बैठ जाएगा, उसकी हुकूमत आएगी, फिर उससे फैसले लेंगे। फिर आप इस तरह करें ना, एमकेएम को कहें कि आप अल्ताफ हुसैन से लिया करें फैसले, फिर उसका क्या कसूर है? फिर यही होगा ना, एमकेएम कहती फिर उसका क्या कसूर है? हालांकि उसका सबसे बड़ा कसूर है, उसने तो इंतहा कर दी थी ना, लेकिन फिर फैसले जब होने वहां से है तो फिर ये सारा कुछ तो राना साहब, आज करक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, खान साहब का ये कहना कि मैं अपनी बॉल से इन स्विंग यॉर्कर करवाऊंगा और तीनों विकेट्स गिरा दूंगा और सबसे दरमियान वाली विकेट पे मेरी नज़र है और वो गिरने वाली है। खान साहब का अंदाज़ क्या जारहाना होगा या मफाहमत की तरफ वो बढ़ेंगे? खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दम तक पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे पैदा ना हो कि जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम शुरू हो जाए, यानी आपस में कारकुन लड़ पड़े। ऐसे हालात पैदा ना हो पाकिस्तान के अंदर कि कशीदगी नज़र आए जिससे पाकिस्तान की माशियत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी ज़रूरत है लोगों को उनके घरों में आबाद करने की, इसलिए खान साहब फौरी कॉल नहीं दे रहे। खान साहब चाहते तो आज ही कॉल दे सकते थे ना, वो सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, बार बार सब्र कर रहे हैं। खान साहब के किसी से राब्ते भी हैं और इन राब्तों की वजह से वो बड़े खामोश हैं और सब्र कर रहे हैं, लेकिन सब्र का पैमाना किसी हद तक होगा। देखें ना, खान साहब ने दिखा दिया ना। मुझे एक बात बताएं, ऑडियो लीक्स आ गई, लोगों को पता लग गया, कोई एक टीवी चैनल, चाहे कि वही उनका पसंदीदा चैनल था, उस पर भी चल रहा है ना सारा कुछ। उसके बाद जनाब ये सागदार वाला मामला, ये भी सारे डिस्कस कर रहे हैं ना। तो फिर मुझे बताएं, खान साहब से बड़ी अपोजिशन अब आवाम खुद बन रही है। खान साहब सुबह लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में आके वो ताजरों से भी बात करेंगे, हम सहाफ़ियों से भी मुलाकात है, बहुत सी चीज़ें निकलेंगी सामने, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन यासर मैं आपको बता दूँ, ये ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान मेरा आपका पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में बसने वाले हम आप सारे पाकिस्तान नहीं हैं। जब इस पाकिस्तान में बसने वालों को पाकिस्तान के फ़ैसलों का इख्तियार नहीं है, उनसे फ़ैसलों के मतलब राय नहीं ली जा सकती, तो फिर मुझे बताएं फिर हम टैक्स क्यों दें? फिर हमें वोट भी नहीं देना चाहिए भाई। हमें बस ये कह देना चाहिए फलां लीडर है जी, वो बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, बस ठीक है जी, वो फैसला कर देगा, हमें उस पर सुमामिन कहना होगा, बस यही होगा ना। जब पाकिस्तान के फैसले अवामी मफाद में नहीं होंगे बल्कि किसी के ज़ाती मफाद में और सियासी मफाद में होंगे, तब एहतसाब के लिए अवाम तो निकलेंगे। एक वक्त तो आएगा कि जब आप प्रेशर बिल्ड करेंगे तो आपको फिर उसका रद्द अमल भी देखने को मिलेगा। अवाम सड़कों पे होंगे तो आपके लिए जीना भी मुश्किल होगा। उससे पहले ही अगर फैसले बेहतर हो जाएं और यहीं से अगर आप निज़ाम चलाने की कोशिश करें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बसूरत दीगर सूरत हाल आपके हाथ से निकल रही है। नाज़रीन, इसी सियासी में भी मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो रुख इख्तियार करता जा रहा है, ये कितना संगीन हो सकता है? मुआशी तौर पे हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? सियासी तौर पे जो हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, इसके असरात किस किस को भुगतना पड़ेंगे और किस शक्ल में भुगतना पड़ेंगे? हालिया जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं पॉलिटिकल तौर पे, वो पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर कर सकती हैं? इसी पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मलिक साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। ऑडियो लीक्स पे काफ़ी हंगामा हो चुका है, बहुत सी जगहों से बात ये हो रही है कि वजाहत आनी चाहिए, आपने ये बातें की क्या हैं? दूसरी तरफ से बात ये आ रही है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बातें की हुई वो बाहर आम पब्लिक तक पहुंच जाएं और कोई फिर ब्लैकमेल करे, पैसे भी मांगे। इसका एहतसाब कौन करेगा? किस तरीके से होगा? कब होगा? देखें, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है।
देखिए, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई है। अगर हम इन मामलात को इस तरह से छोड़ देंगे तो फिर हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी इन मीटिंग्स की होती है, इन आला ओहदों की होती है, उनको हम किसी तरह भी प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपकी इस डिमांड के बिल्कुल साथ अपनी आवाज मिलाना चाहूंगा और इसकी आला सतह के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। अब जो कंटेंट इन लीक्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि 3-4 वर्जन अभी मार्केट में फिर रही हैं, तो मेरे ख्याल से उन मामलात में अगर आप मरियम साहिबा वाली चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उसको क्लियरली अपनी कॉल के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि मुल्क के कानून के मुताबिक जो भी गुंजाइश है वो सारे पाकिस्तानियों के लिए एक सी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसके अलावा जो इस्तीफों की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से वो तो स्पीकर का प्रोरोगेटिव है। किसी वजीर की ख्वाहिश तो हो सकती है, पर स्पीकर उसको जिस तरह से मामले को आगे लेके चलना चाहता है वो उसको आगे लेके चल रहा है। इसके अलावा मिफ्ता साहब की कारकर्दगी के ऊपर अगर कोई कमेंट्री उस पर की है तो वो किसी की जाती राय हो सकती है, पर मेरी नजर में जो भी हुकूमत के अंदर फैसले होते हैं वो कलेक्टिवली उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी काबीना को लेनी पड़ती है। तो इस तरह से किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ना तो उसका क्रेडिट ना तो उसका डिस्क्रेडिट जाना चाहिए। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई बात मैंने अनअटेंडेड छोड़ दी, आप बिल्कुल सवाल करें, मैं अपनी अकल अपनी समझ के मुताबिक उसका जवाब। मलिक साहब बात यह है कि अभी तो 3 ऑडियोज आई है ना, अभी तो बातें हो रही हैं 8 GB डाटा की, घंटों पर मोहित ऑडियोज मौजूद हैं। सवाल यह है कि अभी की तो वजाहत की जा सकती है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अजरह तफन्नुन भी कर दी जाती हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो SOPs के तहत की जाती हैं, लेकिन अगर वो बाहर निकली, हसास मामलात के ऊपर बातचीत हुई, बाहर निकली, उससे फिर जो हैजानी कैफियत बर्पा होगी उसका जवाबदेह कौन होगा? यासिर, मैं अब इस चीज के ऊपर क्या जवाब दूं? मुझे ना मालूम कि कितने घंटे की वीडियोस हैं, ना मुझे पता ये लीक किस तरह से हुई है। मैं तो आपके साथ अपनी आवाज मिलाने को तैयार हूं कि इसके अंदर ये सिक्योरिटी ब्रीच, आपके जो सबसे बड़े ओहदों के ऊपर लोग फायज हैं, अगर उनकी इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो हमें इस चीज की बिल्कुल पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज के अंदर इसकी तफ्तीश और तहकीक करनी चाहिए, और जहां से ये लीकेज हुई है उन लोगों को करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। बाकी जब कोई कॉन्वर्सेशन आती है वो किस लाइफ में हुई है उसके ऊपर मेरी क्या सोच है, जब वो आती है तो मैं फिर इस पर कमेंट कर सकता हूँ ना। अच्छा रहे, इस पे से आगे चलते हैं। आज मुफ्ती इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान थे और इसहाक डार साहब नए वज़ीर ख़जाना नामज़द हो गए और वो भी पाकिस्तान के। इसहाक डार साहब अभी पाकिस्तान आए नहीं, अभी अदालतों का सामना किया नहीं, अभी अदालतों से रिलीफ मिला नहीं, अभी अदालतों से बेगुनाह हुए नहीं, और उनको आपने लंदन में नामज़द भी कर दिया, और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने पाकिस्तान की बजाय लंदन में इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या ये पाकिस्तान के सियासतदान जो है उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? देखें राना साहब, गुजारिश इस तरह से है कि किस आदमी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपना प्रोगेटिव है। अगर उन्होंने ये बेहतर समझा है कि जी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जितना भी अपनी सर्विस इस हुकूमत के लिए करनी थी वो कर दी, और उनकी आप जानते हैं एक आईनी मुद्दत भी थी, क्योंकि वो ना तो सेनेट के इलेक्टेड मेंबर थे ना वो MNA इलेक्ट हुए थे, तो उनकी वो अगले महीने वो मुद्दत भी खत्म होने जा रही थी। अगर वजीर आजम साहब ने चंद दिन पहले उनसे इस्तीफा लेके और ये बेहतर समझा है कि डार साहब आके यहाँ पे जिस किस्म की तकलीफ यहाँ पे आगे लोगों को आ रही है उसके सामने बंद बांधने की कोशिश करें। मलिक साहब, राना साहब का बुनियादी सवाल ये है कि अभी डार साहब ने आना है, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी सिर्फ मुअत्तल हैं, अभी अदालत पेश होंगे, अदालत ने अभी फैसला नहीं किया, इतने अरसे बाद वो वापस आ रहे हैं, अदालत कोई फैसला कर देती फिर कोई भी मनसब दे दिया जाता। नहीं यासिर, वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करने को तैयार है ना, वो आएंगे, उनके वारंट सस्पेंड हो चुके हैं, पहला काम उन्होंने ये करना है अदालत के आगे अपने आप को पेश करना है और अपनी डिफेंस और उस कार्रवाई को जो मंतकी अंजाम पे लेके जाने की जरूरत है उसके ऊपर आगे चलना है। अगर कोर्ट से उनको ग्रीन लाइट मिलती है तो फिर ही वो सेनेट का ओथ उठाएंगे ना, और जब सेनेट का ओथ उठा लेंगे उसके बाद ही काबीना में आ सकते हैं। तो जो आपकी बात की अली भाई, आपने कितनी कमाल की बात की, पूरा करते हुए आगे चलेंगे। ये वो बात है जो हर पाकिस्तानी की है, हम तो यही कह रहे हैं। तो क्या उनकी नामजदगी इन तमाम मामलात के बाद नहीं होनी चाहिए थी, या फिर आपको पता है कि ये सारे मामला तय हो चुके हैं?
अगर देखें वज़ीर आज़म का इख्तियार है, तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, तो इख्तियार नहीं अली भाई, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, अगर वज़ीर आज़म ये इख्तियार उनके मुकदमात के ख़त्म होने पर या उनको रिलीफ मिलने पर करते तो ज़्यादा ऐसा पहले ऐलान करने से तो लगता है कि सब कुछ तय है। नहीं राना साहब, नामजदगी तो ख्वाहिश है ना वजीर आजम की। उसके बाद जो उनके वारंट्स इशू हुए थे वो इसलिए हुए थे कि उनको प्रोक्लेम्ड अफेंडर आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ था। तो जब वो वापस आके अपने आप को कोर्ट के आगे सबमिट करने को तैयार है तो जो वो कानून उसके अंदर कार्रवाई और जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और वो जब शामिल तफ्तीश हो जाएंगे तो मामला अपना कानूनी अंदाज। तो अगर वो वहां पे कोई एडवर्स एक्शन नहीं होता तो उसके बाद ही जाके वो हल्फ लेंगे ना और अपना काम आगे शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई मेरे ख्याल से हमें रीड बिटवीन द लाइंस करने की जरूरत नहीं है। डार साहब एक सीनियर तरीन हमारे पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बेपनाह मौकों के ऊपर इस कौम की खिदमत की है और वो आके अगर एक दफा फिर अपना किरदार अदा करना चाहिए तो हमें इसको पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए। इसके अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा रीड बिटवीन द लाइंस करने की जरूरत नहीं है। मेरी तो इतनी सी उसके ऊपर गुजारिश है। मलिक साहब, आप FPPCI के चेयरमैन भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैसलाबाद की अगर सूरत हाल से आपको आगाह करूं, दो बड़े नाम हैं, कैलाश है, इंटरलूप है, जो नाइकी के गारमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने अपने आधे जो प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। इससे आप भी वाकफियत रखते होंगे। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, बिजली के बहुत भारी बिल आ रहे हैं, तो बाहर की जो कंपनीज हैं उन्हें इंडिया या बांग्लादेश से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में मजीद प्रोलॉन्ग करती है तो पाकिस्तान को कैसे खतरात का सामना करना पड़ेगा माशी तौर पर? देखें यासिर, मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि मैं FPCCI का सदर नहीं रहा, मैं एप्टमा का जरूर चेयरमैन था। तो आप जिस तकलीफ की तरफ निशानदही कर रहे हैं मैं उससे बखूबी वाकिफ हूं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमें शख्सियात से आगे देखने की जरूरत है। मैं ना यहाँ पे कोई हीरो वर्शिप करना चाहता हूँ, ना किसी के ऊपर ब्लेम छोड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं ना, उसके अंदर हमें एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसके ऊपर आपने बहुत सी प्रोग्रेस पिछले चंद महीनों में देखी है, जब आपने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल इकदाम लिए हैं। आज वो सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी हुई है, क्योंकि जो आपकी ये आफत आई है सैलाब की शक्ल के अंदर, इसने आपकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 5-6 अरब डॉलर से बढ़ा दी है। तो इमीडिएट टर्म में अगर डार साहब यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर का ओथ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा करना शुरू करते हैं तो उनको सबसे पहले तो वो प्लग जो है, जो 6-7 बिलियन डॉलर का आपका फ्लड्स की वजह से जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर आया है, उसको फिल करने की जरूरत होगी। उसके लिए आप IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट करें, आप मॉरेटोरियम अपने लेंडर से लें, या आप अपने दोस्त ममालिक और बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं उनसे पैसे लेके, ये वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होगा। दूसरी चीज वो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है हर 5 साल के बाद एक बूम और बस्ट साइकिल के थ्रू जाती है, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री को बेपनाह तकलीफ के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसके ऊपर मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमने शायद वो इस्लाहात पिछले 70 साल में नहीं किए जो इस वक्त आके नागुजीर हो गए और जो हमें इस साइकिल से बाहर निकाल सकता है। उसके लिए आपको मरहलावार अपनी टैक्सेशन की जो सारी की सारी रिजीम है उसको चेंज करने की जरूरत है। आपको सारे का सारा इन्हिसार जो है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर करना चाहिए, और उसमें सिर्फ आपने चंद फैक्ट्रियों की तरफ जो इशारा किया, इसके अलावा भी बेपनाह फैक्ट्रियां जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी को क्लोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ आपकी अंदरूनी तौर पे माशी हालात नहीं है, दुनिया के अंदर भी रिसेशन है। यासिर, आपको यह भी समझने की जरूरत है, यूरोप के अंदर जंग लगी हुई है, यूरोप के अंदर जो तेल की और एनर्जी की कीमतें हो गई, उसके बाद कंज्यूमर्स के पास जेब के अंदर ये पैसे ही मौजूद नहीं है कि वो आपका माल खरीद सके। वो सारे का सारा जो पैसा है वो खाने पीने की अशिया, उनके बिजली और गैस के बिलों के ऊपर करके उनके पास डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पावर रह ही नहीं गई। तो आपको इस सूरत में अपनी इंडस्ट्री को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और अपने मामलात को किस तरह बचाते हुए आगे चलना है, ये वो टास्क है जिसको डार साहब को आगे लेकर चलना। आपकी ये बात मानी चलिए तो बता दें, अब तो इसाक डार साहब आ रहे हैं, तो क्या इसाक डार साहब मियां वाशमी साहब के साथ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आ रहे हैं, एक तो ये बता दें, और दूसरा उनके कितनी देर बाद बड़े मियां साहब आ रहे हैं? आप बड़े मियां साहब को मिलके भी आए हैं? जी बिल्कुल राना साहब, गुजारिश ये कि जहां तक मेरी अतलात हैं
मियां साहब ने तो इसी चीज की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जल्द अज जल्द जाएं, क्योंकि जिस किस्म के हालात आपकी मईशत के इस वक्त फ्लड के बाद सूरत हाल बनी हुई है, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री या क्यू ब्लॉक को दिनों के लिए अनअटेंडेड नहीं रख सकते। अगर मिफ्ता साहब ने इस्तीफा दे दिया हुआ है तो डार साहब को इमीडिएटली पाकिस्तान आके ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो उसके लिए जो अर्लीस्ट ऑप्शन है वो मियां प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो अगर वो लाहौर तशरीफ इस्लामाबाद तशरीफ ले, मेरे ख्याल से वो मुनासिब होगा। और दूसरी चीज ये कि बड़े मियां साहब ने उसके बाद कब आना है, उसके अंदर ये असूली फैसला तो राना साहब हो चुका हुआ है कि अगला इलेक्शन जब भी होगा उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो लीड करेंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब है। अगला इलेक्शन फिर कब होगा, आना कब है इस इंटरवीनिंग। देखें, गुजारिश ये है कि यासिर, अभी तो जो आपका मुल्क की सूरत हाल है, जब 1/3 हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है, उस वक्त तो आप जिमनी इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने आपके रियासत के एक और इदारे से रिसोर्सेज मांगी, वसाइल मांगी कि आप हमें अपनी डिप्लॉयमेंट दें कि हम जिमनी इलेक्शन करवा सकें, तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि हमारी तो सारी की सारी जो नफरी है वो रिलीफ और रेस्क्यू के अंदर लगी हुई है, तो आज तो जिमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए, मेरा ख्याल है ये तो नामुमकिन है। इलेक्शंस ने बिल्कुल होना है, वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, वो किसी इंसान के ब्लैकमेलिंग के ऊपर नहीं होंगे, मैं ये तो आपको श्योर कर दूं। उसके लिए जब सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ के ये फैसला करेंगे कि अब मुल्क के लिए बेहतर है कि वो इलेक्शन में चले जाएं और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया है और अब ऐसा निजाम तरतीब दे दिया है कि इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं हम जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक उनको इलेक्शंस में चले जाएंगे। किसी की ब्लैकमेलिंग पे इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया जाएगा, ना ऐलान किया जाएगा, जबकि सियासतदान तब तमाम मुत्तफिक हो जाएंगे और जब पाकिस्तान की फ़ज़ा साजगार मुआशी और सियासी तौर पर दिखाई देगी तब इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत तो ये कहती है कि नए इंतखाबात का फैसला तभी होगा जब तमाम सियासतदान मुत्तफिक होंगे। अली परवेज़ मलिक साहब की हमने गुफ्तगू ब्रेक से पहले सुनी और उनका ये मानना है कि किसी की ब्लैकमेलिंग पे नए इंतखाबात नहीं हो सकते। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े तजुर्बाकार हैं। उन्होंने पहले भी एक ऐसे वक्त में मुल्क को संभाला दिया था जब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार था, और उनका ये भी मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी तौर पर भी कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अपोजिशन इन बयानात को किन नज़रों से देखती है? अपोजिशन का जो मुतालिबा नए इंतखाबात का है, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर कौन से इकदाम उठाए जाएंगे, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आलिया साहिबा, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। आलिया साहिबा, आज के दिन अगर देखा जाए तो ऑडियो लीक्स का एक मामला बड़ा गर्दिश कर रहा है, फिर हमारे वज़ीर ख़जाना ने इस्तीफ़ा दे दिया, नए वज़ीर ख़जाना के नाम का ऐलान हो गया। क्या देख रही हैं PTI किस नज़र से देख रही है, पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है? थैंक यू यासर। जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनसे तो कुछ बातें जो साबित हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और अवाम के सामने भी। सबसे पहले तो नून लीग और शीन लीग जिसे हम अलग अलग कहते थे वो कुछ भी नहीं है, वो दोनों एक ही हैं और सब अवाम को बेवकूफ बनाने की ड्रामेबाजी है। मिफ्ता इस्माइल साहब को इस पार्टी में कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता था और उन पर कोई भी एतमाद नहीं करता था। पेट्रोल की कीमतें मरियम नवाज बढ़ाती थी और बाहर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाती थी। इवन के मुशर्रफ साहब को माफी देने की ट्वीट जो इन्होंने एक तरफ ये ट्वीट कर रहे होते थे और दूसरी तरफ जो है बंद कमरों के अंदर उन्हीं को वापस लाने की तैयारियां की जा रही होती थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला हुआ है, इवन एग्जैक्ट डेट में जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को मीटिंग होनी है, तो 5 अगस्त को प्रेस रिलीज इशू होती है हमारे 11 इस्तीफों के लिए। अब आ जाए जो इसहाक डार साहब की यहाँ पर बात हो रही है, अफसोस ये नहीं हो रहा, अफसोस ये हो रहा है कि एक अदालती मफरूज दूसरे अदालती मफरूज को वजीर खजाना नामजद कर रहा है। ये है पाकिस्तान में आइन और कानून की हैसियत और ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। जो इसहाक डार को मुल्क का मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं ना, जरा मैं 4-5 मोटी चीजों का आपको बता दूं। जब जून 2013 के अंदर ये वजीर खजाना बने थे और जिस दिन ये वजारत छोड़कर भागे थे ना, तो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो
माइनस $2.5 बिलियन का था, वो माइनस $15 बिलियन पर पहुंच गया था। और इसी तरह ये एक्सपोर्ट जो $24 बिलियन के ऊपर नाअहल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ट्रांसफर करके गई थी, उससे बढ़ के नाअहली दिखाते हुए उसे $22 बिलियन के ऊपर लेकर आए थे। और रेमिटेंसेस में इन्होंने बहुत कम इजाफा किया था और पाकिस्तानी इंपोर्ट $40 बिलियन से कोई $52 बिलियन के ऊपर पहुंच गई थी। और टैक्स रेवेन्यू में ये जो दावा करते हैं कि जी इन्होंने टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया था, वो भी आपको ये पता है कि इन्होंने जीएसटी टैक्स बढ़ाया था, विद होल्डिंग टैक्स लगाया था, 3 एमनेस्टी स्कीम्स दी थी। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, इकोनॉमिक हिटमैन जिन्होंने पढ़ी है ना, वो ये बता देंगे कि किस तरह से माशी तबाही जो की थी वो डॉलर डार साहब ने की थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें, अवाम के ऊपर रहम करें, क्योंकि एक चीज तो जाहिर हो गई है कि जो कश्मीर की बेटी थी बेसिकली वो कश्मीरियों का सौदा कर रही थी और यहाँ पर अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपने खानदान को नवाजने के लिए जिस तरह से भारत से मरासिम से लेकर भारतीय तिजारत से लेकर कश्मीरियों के खून का सौदा से लेकर ये खानदान सब कुछ कर रहा था। और इसके बाद अफसोस ये नहीं, आज राना सनाउल्लाह प्रोग्राम में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं, तो आज ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये जो ऑडियो लीक्स हुई है ना, ये हमारी कारकर्दगी की मुंह बोलता सबूत है कि कितनी शफाफियत है इसमें। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी। और चले आलिया साहब ये तो बताएं मुझे, आपको जब नज़र आ रहा है कि ये सारे हालात ऐसे हो रहे हैं, इंडिया से तल्लुकात हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब हो रही है, लंदन में बैठ के फ़ैसले हो रहे हैं जो आपने कहा, तो फिर खान साहब आप इतना लंबा इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं? क्या वो इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करना चाहते हैं या खान साहब को किसी तरफ से कोई इशारा है? देखें, हमने पहली एक बात की थी कि अब इशारों पर बात नहीं होगी, अब जो फैसला होगा अवाम का होगा। ये 6 महीनों में आपने ये देखा है कि जिस तरह से आज हमारा 52 जलसा था और जिस तरह से अवाम हमारे साथ आकर खड़ी हुई है, मेरा ये ख्याल है कि हमें किसी से डील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और बंद कमरों में बैठकर हमें ये फैसले करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये मुल्क खून खराबे की तरफ ना जाए, क्योंकि इनको इस वक्त कितना इंतजार करना है आगे आपने, कब तक इस बात का इंतजार करना है? आपके जलसे और जुलूसों से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। मैं यही बताने लगी थी, इस हुकूमत के जो है ना, जिसे कह दें कि आगे खाई है और पीछे कुआं है। अब ये कुएं में पहले गिरते हैं या खाई में पहले गिरते हैं, ये तो अब आप देख रहे हैं कि ये तो फैसला कुछ दिनों की बात रह गई है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम कत्लो गारत की तरफ चल जाए, खून खराबे की तरफ चल जाए, जो आप ये देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जिसकी तैयारी कर रहे हैं, पैलेट गन्स उन्होंने मंगवा ली हैं, वो जो है ड्रोन्स उन्होंने मंगा लिए हैं हमारे ऊपर टीयर गैस शेलिंग करने की। बाकी इनसे हम कोई भी बईद कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर ये नहीं है तो मुल्क जाए भाड़ के अंदर, वो सब ने देख लिया। जबकि खान साहब एक बिल्कुल हिकमत अमली से इनको थका कर वो इनको लेकर तो इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर गुजरता दिन लेकिन आलिया साहिबा आप ये देखिए कि इनको थकाने के चक्कर में अवाम किस हद तक अजियत में मुब्तला हुई है। अवाम के ऊपर तो कर्ब मुसल्लत है, ना बिजली के बिल अदा कर पा रही है, ना अशियाए खोरनोश खरीद पा रही है, ना रोजमर्रा की सब्जियां खरीद पा रही। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। लेकिन अब आप ये बता दें कि ये हुकूमतों के काम होते हैं और हुकूमत इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे ये बता दें, एहसन इकबाल साहब के साथ कुछ हुआ था इस मुल्क के अंदर तो उन्होंने माफी मंगाई थी। आज मरियम औरंगजेब के साथ लंदन की सड़कों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारा तमाशा सबने देखा और यहाँ पर हमें इखलाकियात का भाषण आकर ये सुनाया जा रहा है। तो मैं इखलाकियात का भाषण सुनाने वालों को ये 25 मई का क्या 24 मई की रात याद करा दूं, जब हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, जब अल्लामा इकबाल की बहू के घर के ऊपर रेड हुआ था, जब हमारी मासूम औरतों बच्चियों के ऊपर 25 मई को इन्होंने शेलिंग की थी, उसके बाद जब हमारे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए थे, हमें ये जेलों में घसीटना चाहते थे और हमारी खातूने अव्वल के बारे में इन्होंने जिस तरह के अपने जलसों में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या बात
बात की है, और जिस तरह से मरियम औरंगजेब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर हमारी औरतों के बारे में, हमारी जो खातून अव्वल साहिबा हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, उनके बारे में जितनी बातें करती रही हैं, आज अगर आम अवाम, और प्लस ये तो हमें कहते थे जब हम अवाम में निकलेंगे तो अंडे टमाटर खाएंगे, तो आज अगर अवाम इनके ऊपर बातें करिए तो यहाँ कर इखलाकियात का चूरन मत। चलें आलिया साहबा ये बता दें कि आपने इनको थका के मारना है, आप इनको थकाने का अमल क्या अगले साल तक जारी रहेगा, इसी माह रहेगा, अक्टूबर तक रहेगा, कब तक आपने इनको थकाना है या अवाम को थकाना है? रान साहब मैं आपको बता दूं ये हुकूमत अपने बोझ से बहुत जल्द गिरने लगी है। हमें बिल्कुल अगले साल का क्या अगले महीने कई मुश्किल से इंतजार करना पड़ेगा। ये हुकूमत कल गई, आज गई, बस ये दिन गिने जा चुके हैं। मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि अब ये अवाम का ये बात तो मेरी बहन हम पिछले 3 माह से सुन रहे हैं ना। देखें जी, हम तो एक जमहूरी तरीके से और जिस तरह से एक पुरअमन एहतजाज किया जाता है, हमने तो वही तरीका अपनाया है। ना हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत अपने रास्ते से हटे, ना हम ये चाहते हैं कि खून खराबा हो इस मुल्क में और उन लोगों का एजेंडा पूरा हो जो पहले अकलियत में। आलिया साहिबा, आप ये कहती हैं कि ये हुकूमत अपने बोझ तले खुद दब जाएगी, चली जाएगी, लेकिन उसके तेवर तो ऐसे दिखाई नहीं देते। जिस तरह इसहाक डार साहब की वापसी हो रही है, उसी तरीके से वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, वो उसी तरीके से अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिर किस बोझ तले दबेगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, बेशक अभी तो इसहाक डार साहब वजीर आजम के जहाज पर वापस आ जाएं, जिस तरह से पहले दोशंबा से उनके जहाज पर फरार हुए थे, और इसी तरह से दूसरा अदालती मफरूज भी यहाँ पर आ जाए तो अच्छा है ना। सारे मफरूर आहिस्ता आहिस्ता इश्तिहारी यहाँ पर इकट्ठी हो, ताकि इकट्ठी इनको हम अदालतों के अंदर पेश करें और इकट्ठी इनको अदालतों से सजाएं दिलवाकर इनको अदालतों के जेलों के अंदर करें। ये तो मैं आपको बता दूं, ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। सिर्फ ये जो इन्हें लग रहा है ना कि ये कुछ इसहाक डार के आने से ये कुछ कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं 22 अरब लाएंगे कहां से डॉलर को 100 रुपए के ऊपर करने के लिए। तो आप बिल्कुल यासिर साहब और रान साहब तसल्ली रखें, अवाम इनको खुद से यहाँ से निकालेगी, और ये जो है ये वो लोग हैं कि जिनको अपना नजर अच्छा, ये बता दें इसहाक डार साहब अगर कल या परसों आते हैं वज़ीर आज़म के साथ, और तो क्या पीटीआई उनके एहतजाजी इस्तकबाल करेगी? देखें जी, हम तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे बंदे के ऊपर जो मुल्क की मईशत को तबाह करके मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी हैसियत देने वाले ये शख्स हैं, यहाँ पर अवाम को चूना। अगर पाकिस्तान वापस भी आते हैं तो इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, वो इस्तकबाल जो याद रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मानना। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।